ये कोई मैच था? ये तो कंप्लीट मिसमैच था। रिमेनिंग बॉल्स के एतबार से ये हिंदुस्तान की अगेंस्ट इंग्लैंड सबसे बड़ी कामयाबी है। 43 बॉल्स रिमेनिंग। तो ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी बना कल के इस मैच में। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फॉर्मर क्रिकेटर और इस वक्त के एक बड़े मशहूर कमेंटेटर रवि शास्त्री से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया के हवाले से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो टीम है इसका बेंच स्ट्रेंथ इतना ख़तरनाक है कि आने वाले 5-6 सालों में ये मज़ीद आईसीसी इवेंट्स जीतेगी। एंड आई एग्री विथ हिम कम्प्लीटली, बिकॉज क्या तबाही का बेंच स्ट्रेंथ है, क्या बैकअप है इस टीम का। एक साल पहले यही टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनती है। उस टीम को और आज की मौजूदा टीम को कंपेयर कर लें, जमीन आसमान का फर्क है, पूरा कोर ही बदल गया है, तब भी परफॉर्मेंस मुसलसल ऊपर जा रही है। क्या शानदार परफॉर्मेंस है। T20 वर्ल्ड कप से अब तक 8 लगातार सीरीज में हिंदुस्तान नाकाबिले शिकस्त है और इस सीरीज में भी फातिहाना आगाज किया है। तो इट इज जस्ट ब्रिलियंट। इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, सामने ऑपोजिशन को देखें। इंग्लैंड की साइड एक एक खिलाड़ी को रख लें तो आइडियल T20 क्रिकेटर है। कोई सोच सकता है कि हिंदुस्तान वन साइडेड मैच हराएगी? तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान ने यह साबित कर दिया है कि ना सिर्फ वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है, बल्कि इस फॉर्मेट में उनको आप बादशाह कह सकते हैं। वो इस फॉर्मेट पे राज कर रहे हैं। खैर, कहाँ से शुरू करूँ? शुरुआत करते हैं कि कल जब मैंने पिच देखी ना, तो मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि बड़े पटाखे के रन्स होंगे, बहुत ज़बरदस्त विकेट है, यहाँ मज़ा आएगा, छक्के चौके लगेंगे। इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ मैंने इतना गलत कैसे रीड कर लिया। लेकिन फिर जब अभिषेक शर्मा की बैटिंग आई तो रियलाइज़ किया इंग्लैंड बुरा खेल रहा था, मैं ठीक हूँ, पिच में चौके छक्के खूब हैं, बैटिंग के लिए ज़बरदस्त विकेट है। खैर एनी हाउ, हिंदुस्तान ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। टॉस का सिक्का उनके हक में गया और शुरुआत में ही मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दुनिया के बॉलर्स होंगे वो ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि इंग्लैंड की इतनी धमाकेदार बैटिंग लाइनअप है और कोलकाता का छोटा मैदान है, बड़े बड़े चौके छक्के पड़ेंगे। लेकिन जब आपके पास अर्शदीप होना तो फिर परेशानी की बात नहीं है। अर्शदीप सिंह ने अपने इब्तदाई 11 बॉलों में उनके दोनों ओपनर्स को चलता किया। तो प्रेशर जो है वो अर्शदीप ने इंग्लैंड पे डाला और साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन एजाज़ अपने नाम किया। वो T20 क्रिकेट में हिंदुस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। 97 विकेट्स इन जस्ट 61 गेम्स। कमाल है ना। और ये रिकॉर्ड देखने के बाद आपको ये फीलिंग आती है कि ये अभी तो आया था, अभी तो इसका सामने सामने डेब्यू हुआ था। तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि ये कारनामा अर्शदीप सिंह ने अंजाम दिया है सिर्फ 2.5 सालों में। जुलाई 2022 में इनका डेब्यू हुआ था अगेंस्ट द सेम ऑपोजिशन इंग्लैंड इन साउथहैम्पटन। तो इतने से कम वक्त में ना सिर्फ इस लड़के ने अपने आप को मनवाया है, बल्कि ऐसी पोजीशन हासिल की है कि अब दुनिया घबरा रही है। ये सिर्फ हार्डवर्क से पॉसिबल है कि 2.5 साल के इस अरसे में T20 क्रिकेट में हिंदुस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। खैर, अर्शदीप ने पहला धचका तो इंग्लैंड टीम को लगा दिया था, फिर उसके बाद जो रही सही कसर थी वो स्पिनर्स ने पूरी कर दी, कमर तोड़ दी इंग्लैंड की। स्पेशली वरुण चक्रवर्ती की जो मिस्ट्री स्पिन है, उसके सामने तो बटलर 11 जो है वो बिल्कुल ही बेबसी की तस्वीर बनी हुई नज़र आई। और अपनी इब्तदाई 3 गेंदों में इन्होंने ब्रुक और लिविंगस्टन दोनों को आउट किया, दोनों की विकेटें हासिल की और अरमान ठंडे पड़ गए बटलर 11 के। और जहां बटलर की बात हो रही है तो मैं ये बता दूं कि ही वॉज द लोन वॉरियर फॉर हिज टीम, बिकॉज उन्होंने 68 रन बनाए 44 बॉल्स पे। क्या शानदार नॉक खेली उन्होंने। लेकिन ये देखिए कि इस परफॉर्मेंस के बावजूद इंग्लैंड ओनली मैनेज टू स्कोर 132 इन 20 ओवर्स। तो इतना अच्छा बटलर खेले लेकिन बाकी कोई भी नहीं चल पाया। इस वजह से सिर्फ 132 का स्कोर था, 133 का टारगेट। और इंडिया का वही पुराना फॉर्मूला, अटैक पहले सोचना बाद में। संजू सैमसन ने आके जो गस एटकिंसन को दुम्बा बनाया है, मार मार के ऐसी तैसी कर दी। उनके पहले ओवर में एटकिंसन के 4 चौके और 1 छक्का लगा और 22 रन बटोरे संजू सैमसन ने। दूसरे ओवर में भी 17 रन बने। उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने आके मैच को थोड़ा एक्साइटिंग, थोड़ा मज़ेदार बनाया
और दो खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जिसमें संजू सैमसन और उसके बाद सूर्या कुमार यादव की विकेटें शामिल हैं। इन दोनों को आउट किया। फिर उसके बाद शुरू हुआ अभिषेक शर्मा का लाठी चार्ज। व्हाट अ फैंटास्टिक क्रिकेटर दिस गाय इज। मैंने इनकी ग्लिम्सेस जो हैं वो आईपीएल में तो देखी हैं, हैदराबाद के लिए ये खेलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन ये एक बड़ा स्टेज है, सामने एक बड़ी टफ ऑपोजिशन है, उसके खिलाफ 79 और 34 बॉल्स इज़ जस्ट फैंटास्टिक। इस इनिंग में 5 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। ही वॉज हिटिंग ऑल अराउंड द पार्क। तो बहुत मज़ा आया अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख के, सिंपली अमेजिंग। खैर अनफॉर्चुनेट रहे वो, जब 8 रन जीत से दूर रह गए थे तो उनकी विकेट गिर गई, और उसके बाद फिर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने इस मैच को फिनिश किया और हिंदुस्तान को जीत दिलाई। 7 विकेटों से हिंदुस्तान ने यहाँ कामयाबी हासिल की विद 43 बॉल्स रिमेनिंग। एक बार फिर बता दूं, सीरीज़ का अगला मैच हफ्ते को चेन्नई में खेला जाएगा, एंड आई एम डैम श्योर कि इंग्लैंड बेटर प्रिपेयर्ड आएगा और इससे बेहतर क्रिकेट खेलेगा, बिकॉज ऐसी टीम नहीं है जैसी कल नज़र आ रही थी। देवर क्लूलेस, ना उनको बैटिंग में कुछ समझ में आ रहा था, ना बॉलिंग उनकी सही जगह पड़ रही थी, फील्डिंग में उन्होंने बहुत ख़राब की, कैचेस छोड़े, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत उनके हाथ से निकली। जब इतना छोटा टोटल होता है तो आप गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। इंग्लैंड ने खूब दबा के पेट भर के गलतियाँ की, जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये है कहानी इस मैच की, और उम्मीद करता हूँ कि अगला मैच एक्साइटिंग हो और सीरीज़ में कुछ जान आए। चलते चलते अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसमें भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा था, वो चला और बड़ा उस पर शोर मचा। मुझे नहीं समझ में आता। देखें, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान को या तो फैसला कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी है नहीं खेलनी है, उसूली मौक़िफ़ है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये हर चीज़ मिला मिलू के ना कुछ अजीब कन्फ्यूजन है। बाहर जाके आप खेलते हैं, आपको वहाँ खेलने में प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में आके आपको खेलना नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ आपको खेलनी नहीं है, आईसीसी के इवेंट चलते हैं, ये सारा सिनेरियो तो चल ही रहा था। उसके बाद हमने एक हाइब्रिड मॉडल पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया कि हम भी वहाँ खेलें आप भी यहाँ खेलें। अब आ गया कि हम लोगों में पाकिस्तान नहीं लिखा होगा हिंदुस्तान की जर्सी पे। व्हाट इज़ दिस? इज़ दिस अ जोक? अच्छा, मैंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने तो एक ही जुमला कहा है और मैं आज भी कहता हूँ कि भाई जो आप हमारे साथ रवैया रख रहे हैं हमसे भी वही एक्सपेक्ट करें। आपके यहाँ आगे 2 इवेंट्स आ रहे हैं बड़े, तो हम भी उस पर इंडिया का नाम नहीं लिखेंगे जर्सी पे, क्योंकि जब हम आए थे, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी हुआ था, तब भी हमारी जर्सी पे हिंदुस्तान लिखा हुआ था, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली आईसीसी अगर कहेगा तो आपको करना पड़ेगा। और बीच में आईसीसी आ गया और आईसीसी ने आगे कहा कि सबको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। गवर्निंग बॉडी है, उसने एक बात कह दी और उस पर फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी का भी एक स्टांस सामने आया कि हम सारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और होस्ट का नाम जर्सी पे होता है तो वो होगा। तो एट द एंड ये मानना तो पड़ा। लेकिन मुझे हैरत होती है जो लोग कमेंट्स में आके इंडियन फैंस लिख रहे होते ना, देखे हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़ा पावर है, हमारी सुननी पड़ेगी। ये जेंटलमैन गेम को ख़राब कर रही है ना ये चीज़। आपको नहीं लगता इंडियन क्रिकेट की इमेज को इससे एक नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी दुनिया की टीमें भी एट द एंड ये कहने लगेंगी कि आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी मार्केट बहुत बड़ी है तो इस पे आप सारी टीमों को ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये जो आईसीसी बीच में आया और इंटरवीन किया है और कहा है कि तमाम टीमों को गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, वो जो लोगो होता है वो आईसीसी की तरफ से आता है और ये कोई टीम इसको इग्नोर नहीं कर सकती। तो आई थिंक ये अच्छा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इंडियन टीम की जीत के हवाले से क्या सोचते हैं और क्या बेहतर हो सकता है इस टीम में, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।